हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ते हैं आप लोगों के साथ। तो जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं उसके बारे में फिर से आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं ताकि आपको आज की भी क्लास कल की तरह अच्छा लगे, समझने में आसानी हो। तो विद्यार्थी, कल हम आप लोगों को बताया था कि हमारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे उसमें से किस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है वो मैंने बताया था। और ऐसे तो सभी चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ऐसे भी चैप्टर को हम लोग फिर से एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, फिर से स्मरण कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें प्रश्न आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर? 10 नंबर के आएंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि जो बीज गणित हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बीज गणित, जिसमें हम 4 चैप्टर बताए थे। कौन कौन चैप्टर हैं जिसको हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो हमें कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। फिर हम आपको बताए थे ज्यामिति के बारे में कि जो ज्यामिति हम पढ़ेंगे उससे हमारे एग्जाम में कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 20 मार्क्स के आएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति, इससे भी हमारे एग्जाम में कितने नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे? 20 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि हमारा जो क्षेत्रमिति है, क्या नाम है? क्षेत्रमिति, उससे भी हमारे परीक्षा में 10 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। फिर आपको मैंने बताया कि जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, इसके अंतर्गत हमें 5 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपको सांख्यिकी के बारे में बताया था। जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसमें हमें 10 नंबर के सवाल मिलेंगे। फिर हम एक प्रायिकता पढ़ते हैं जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमें 5 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी जोड़ सकते हैं 20, 20, 40, 60, 60, 20, 80 और 80, 5, 85, 10, 95, 5, 100, 100 मार्क्स का सवाल आएंगे टोटल। तो 100 मार्क्स 100 अंक का जो प्रश्न होंगे ये आपके इसी तरह से आएंगे। तो आपको समझना होगा कि किस चैप्टर को हमें कितने इम्पोर्टेंस देना है और किस तरह से पढ़ें ताकि हमें मैक्सिमम अंक प्राप्त हो। हमारा तो टारगेट है विद्यार्थी कि आप 100 में 95 प्लस स्कोर करें। बाकी आप अगर मेहनत करेंगे तो इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि सभी चैप्टर को इतनी आसानी तरीके से आपको हम बताएं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं अपना क्लास। तो विद्यार्थी, कल हम आपको बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें मैं बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या, इसमें 2 प्रकार की संख्या शामिल है। कौन कौन? एक प्रमेय संख्या शामिल है और एक अप्रमेय संख्या शामिल है। एक प्रमेय संख्या शामिल है और एक अप्रमेय संख्या शामिल है। तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, ये दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या बना हुआ है। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बता चुका हूँ, आप पहले वाले वीडियो को देख लें टाइम निकाल कर और फिर इसे देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और प्रमेय संख्या के बारे में भी मैंने बताया था, फिर भी आज मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बताना चाहेंगे कि प्रमेय संख्या के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं क्लास 9 में। प्रमेय संख्या के बारे में हम लोग क्लास 9 में बहुत सुने हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके
और q का मान नॉट 0 अगर हो तो वो संख्या हमें क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है, जहाँ आपको ये बताया जाता है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q पूर्णांक हो। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि वो प्रमेय संख्या है या नहीं है। जैसे विद्यार्थी आपको √3 लिख दिए, तो √3 प्रमेय संख्या है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 का जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, उसी तरह अगर 2 + √3 लिख देंगे तो बोलेंगे ये प्रमेय संख्या है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं, ये भी प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम आपको 2 - √3 लिखें तब भी आप बोलेंगे प्रमेय संख्या है, तो नहीं है। फिर अगर आपको हम बोलेंगे 2√5 प्रमेय संख्या है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो हमारी संख्या प्रमेय संख्या होगी नहीं, तो इसको हम प्रमेय संख्या के एग्जाम्पल में नहीं रख सकते, प्रमेय संख्या के उदाहरण में नहीं रख सकते। अगर -√3 लिखे तो भी प्रमेय संख्या नहीं होगी नहीं। -√3/, अगर 2 लिखे तब भी प्रमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि √3 का वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है पूर्ण रूप से, और दूसरा कारण है कि √3 एक पूर्णांक भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, क्या समझना होगा कि प्रमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले हमें पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक है क्या। जैसे कि देखिए विद्यार्थी, अगर इसी √3 को अगर हम √27 लिख दें तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये भी हमारा पूर्णांक है, √3 पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं है। √27 पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। लेकिन क्या देख रहे हैं, ये √3/√7 जो है, ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार से कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/√9, और √9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होता है, 3, तो 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1/3 जो है एक प्रमेय संख्या है। इसका मतलब है कि √3 और बटे √27 ये भी हमारा क्या होगा, प्रमेय संख्या होगा। क्या होगा? प्रमेय संख्या। तो इसमें ध्यान देना है, आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो पूर्णांक नहीं है और ये भी पूर्णांक नहीं है। जब ये दोनों पूर्णांक नहीं है तो फिर ये प्रमेय संख्या होगा? नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे गलत कर देंगे। समझना होगा कि इसका पूरा संक्षेपण देखना है। क्या देखना है हमें? संक्षिप्त रूप देखना है। ये अगर हम संक्षिप्त रूप में इसको कर सकते हैं कि नहीं। अगर संक्षिप्त रूप में कर दिए तब तो ठीक है, अगर संक्षिप्त रूप में नहीं हुआ तो फिर हमें उसको आंसर देना होगा कि वो प्रमेय है या नहीं है। जैसे हम अगले एग्जाम्पल के साथ आपको पेश करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 2 + √3 और फिर लिख दिया √3, अब ये पूछेगा कि ये प्रमेय संख्या है या नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, √3 और 2 + √3, तो सबसे पहली तो बात है कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया, बोलिए, ये प्रमेय संख्या है? बोलिए, ये प्रमेय संख्या होगा या नहीं? ये प्रमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि अगर एक प्रमेय संख्या में एक अप्रमेय संख्या जोड़ देते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है वो क्या मिलती है? अप्रमेय संख्या मिलती है। तो अगर उसी तरह 2 - √3 और बटे √3 लिख दे फिर भी ये प्रमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारी प्रमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को 4√3 अपॉन √9 लिख दे दोस्तों, तो फिर क्या ये प्रमेय संख्या होगी? अब इसको आपको समझना होगा, इसमें डिवीजन करना होगा। अगर डिवीजन होगा तो हम करेंगे। 3 से 9 है, दोनों रूट में है, तो यहाँ भी रूट है
यहाँ भी रूट है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 3 से 3 में अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे √3 आएगा, और √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी हमारा परमेय संख्या होगा? नहीं होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। तो आपको होमवर्क के रूप में ध्यान रखना है, कुछ संख्या को आपको बताना है कि कौन कौन प्रमेय है कौन नहीं है, ये आप हमें जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आपको हम देते हैं 4 - √3 और 4 + √3, बताएंगे कि प्रमेय है या नहीं। दूसरा है 4√3 और 3√4 है, तो ये बताएंगे कि प्रमेय संख्या है या नहीं। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों कि -2√5 है और +2√25 है, तो ये प्रमेय संख्या है या नहीं। आगे एग्जाम्पल है आपको √5 और 2√45 और बताएंगे कि ये प्रमेय संख्या है या नहीं। नेक्स्ट आपको रहेगा 22/7 प्रमेय संख्या है या नहीं। फिर आपको बताना होगा कि पाई प्रमेय संख्या है या नहीं। तो ये आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आप हमें देंगे, ठीक है। 6 प्रश्न है जिसमें आपको प्रमेय संख्या के बारे में बताना है कि प्रमेय संख्या है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय संख्या जानने से पहले आपको पूर्णांक संख्या के बारे में भी जानना होगा, ठीक है। इसके बारे में जानना होगा, पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या होता क्या है, इसको अगर आप जानेंगे तो फिर आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए कुछ संख्याएं के हम लेकर चलते हैं। जैसे कि पहला संख्या होती है प्राकृत संख्या, जिसको कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है वो गिनती वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? गिनती वाली जो भी संख्या है वो हमारे क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या को हम लोग जो है n द्वारा सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? n द्वारा, कैपिटल N, किसके द्वारा? कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे विद्यार्थी, जब भी हम नेचुरल नंबर बोलेंगे तो उसमें सिर्फ काउंटिंग नंबर ही आएंगे, मतलब गिनती वाली ही संख्या आएंगे। 1 2 3 4 5 जो भी गिनती वाली संख्या वही आएंगे। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित या अनंत कह सकते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित अनंत होती है। दूसरा आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। पूर्ण संख्या ये भी आप पहले क्लास में पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं और उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बस एक संख्या का अंतर है। क्या है? इसमें 0 शामिल होता है। क्या शामिल होता है? 0। तो आप लोग जानते हैं कि गिनती की जो संख्या होती है अगर उसमें हम 0 शामिल कर देते हैं, क्या शामिल कर देते हैं? 0, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और इसे हम लोग W से लिखते हैं। जनरल में हम लोग किससे लिखते हैं? W द्वारा। इसे W द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। किसके द्वारा? W द्वारा। अब इसमें प्रश्न पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है ना? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अभी तो विद्यार्थी आपको याद होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको आप रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको चीज़ें आराम से दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित, ठीक है। क्या होगी? अपरिभाषित, जिसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। आगे देखिए, अगर देखा जाए तो
पूर्ण संख्या में एक संख्या ज़्यादा है, प्राकृत संख्या में एक संख्या क्या कम है। तो इससे आप एक अनुमान लगाएंगे कि सभी जो है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन सभी, ध्यान देंगे विद्यार्थी, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। अब ये बात समझना होगा, लिख तो दिए हैं लेकिन आपको समझना होगा सही लिखें कि गलत। ध्यान दें, सभी पूर्ण संख्या, देखिए सभी पूर्ण संख्या अगर बोलेंगे तो इसमें जीरो भी आ जाएगा, तो जीरो प्राकृत संख्या है नहीं। तो जो ये बातें अगर लिखी रहेगी या कहीं लिखी मिलेगी परीक्षा में या कहीं भी, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, इस पे आपको प्रश्न लगाना होगा कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बातें क्या हो जाएगी गलत। लेकिन अगर इसी को बोले कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? यस, सही। ये बात हमारे क्या हो गई? सही। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि दोनों का अंतर क्या है, समझने का प्रयास करिए। प्राकृत संख्या, टोटल प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे लेकर चलते पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज होंगे। पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक होना चाहिए। कैसा अंक होना चाहिए? पूर्ण अंक। ठीक है, तो पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक होता है कौन? जैसे -1 हो, -2 हो, -3, -4, ये भी हमारे क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। उसी तरह से +1, +2, +3, +4 इस तरह से रहे तो इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक समझना होगा। जब भी हम बात करेंगे पूर्णांक की, तो आप इसको बटे में नहीं सोचेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 या 3/4, ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हमेशा क्या होता है? पूर्ण अंक होता है। ध्यान रखेंगे, ये आगे के सवाल में इसका यूज करेंगे। आगे कई सारे प्रश्न पूर्णांक पर आधारित होंगे, इसमें ध्यान देंगे विद्यार्थी। पूर्णांक संख्या में एक शून्य संख्या भी शामिल होती है। कौन? शून्य। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, पूर्णांक जो संख्या होती है उसमें ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये सारी संख्या को मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या। तो अगर आपसे परिभाषा पूछे तो बताएंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य को शामिल करने से हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य को शामिल करने से पूर्णांक संख्या। तो आपको यहाँ पे पता चला कि पूर्णांक संख्या जो है वो ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। किससे? जेड से सूचित करते हैं। इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? जेड से सूचित, है ना, जेड द्वारा सूचित किया जाता है। इसको ध्यान रखें। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग किसके द्वारा लिखेंगे? जेड के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, अब विद्यार्थी आगे हम पूर्णांक संख्या की ओर समझ गए। अब हम आगे आपको ले चलते हैं सम संख्या की ओर। ये तो आप बचपन से पढ़े हैं, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ अलग बताने जा रहे हैं। सम संख्या क्या? इवेंट नंबर। क्या होता है इसको? इवेंट नंबर्स। ठीक है, देखिए सम संख्या आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो 2 से कट जाए, क्या है? जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो,
2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लेकिन विद्यार्थी कभी कभी ये चीज़ें गलत हो जाएगी। क्या होगी? कभी कभी ये चीज़ें गलत हो जाएगी। कैसे? देखिए, अगर मान ले जाए हम 1.2 लिख दिए और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पूरी कट जाएंगे, 0.6 बार से पूरा डिवीजन लग जाएगा। लेकिन क्या है विद्यार्थी, आप ध्यान देंगे 1.2 जो है ये सम संख्या है क्या? 1.2 सम संख्या है? नहीं है। ध्यान दें, सम संख्या का परिभाषा जो है ये ध्यान देंगे, सम संख्या को हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो जो प्राकृत, यहाँ ध्यान देंगे विद्यार्थी, क्या लिखे हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। तो जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि होना चाहिए क्या? प्राकृत संख्या, जैसे कि एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, तो विद्यार्थी इसका जो है सम संख्या जब भी होती है, सम संख्या जब भी होती है तो 2 के मल्टीपल में होते हैं। किसके मल्टीपल में होते हैं? 2 के गुणज में होते हैं, ठीक है। याद रखना, 2 के गुणज होते हैं हमेशा। इसलिए इसे हम क्या है, इसका अगर व्यापक रूप देखा जाए, है ना, जनरल फॉर्म देखा जाए तो ये हमेशा किस रूप में रहेगा? 2m के रूप में रहेगा, 2m के रूप में रहेगा, 2n के रूप में रहेगा, है ना, 2p के रूप में रहेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्या है, m n p, है ना, m n p, ये सब क्या होंगे? प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। तो आप याद रखेंगे, है ना, तभी आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि सम संख्या जो है 2 के मल्टीपल में हमेशा रहेंगे। हमेशा किसके मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में रहेंगे। और उसका मल्टीपल के रूप में क्या आएगा? प्राकृत संख्याएं। क्या आएंगे? प्राकृत संख्या। उसी तरह से विषम संख्या की बात किया जाए, है ना, कौन सा? विषम संख्या। तो विषम संख्या में वही बात बोलेंगे कि जो प्राकृत संख्या, देखिए आप क्लास 10th में चले गए, आप चम्मच से खाने वाले तो है नहीं कि आप है जो बचपन वाले ही बातें हमेशा दोहराते रहेंगे। थोड़ा आप दिमाग को ब्रॉड करिए और ब्रॉड लेवल से समझिए कि आखिर है जो हम आपको इसको बता क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज है। आगे हम कई सारे सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे जो आपको इसी पे आधारित मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझने में आसान होगी कि सम संख्या का क्या रूप होता है, विषम संख्या का क्या रूप होता है। तो वहाँ पे फिर हम आपको ये बातें याद दिलाएंगे, ठीक है। तो जो प्राकृत संख्या है ना, जो प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, विभाज्य नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? वह विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। विषम संख्या को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग जानते हैं, बचपन से ही जो जानते आए हैं कि 1 है ना, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है, कर दो। अब देखो विद्यार्थी, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि सर रूट, है ना, रूट 15, या लिख दें रूट 17, या फिर लिख दें 1.5, या लिख दें 3/2, है ना। तो ये सारी की संख्याएं जो है 2 से नहीं कट रही है ना, ये सारी संख्या 2 से कटती है नहीं। तो ये क्या विषम संख्या है? नहीं, ये विषम संख्या नहीं होगी। अब प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं है,
क्योंकि ध्यान देंगे ये प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है, गिनती में √15 आता है, गिनती में ये आता है, गिनती में ये आता है नहीं, ये आता नहीं। तो जब ये प्राकृत संख्या नहीं है तो प्राकृत संख्या के साथ साथ में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, तो ध्यान देंगे कि जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, प्राकृत संख्याएं का जनरल जो फॉर्म होता है ना, जनरल रूप जिसका हम लोग व्यापक रूप बोलते हैं प्राकृत संख्या, ये ध्यान देंगे कि जो विषम संख्या है उसका व्यापक रूप जो है 2m+1, 2m+1 होते हैं हमेशा, 2m+1 होते हैं। और 2m+1 या इसी को 2p+1 या 2q+1 हमेशा रहेंगे और 2 के मल्टीपल से +1 रहेंगे, जहाँ पे विद्यार्थी क्या होंगे? m, p, q पूर्ण संख्या होंगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, क्या होगी? पूर्ण संख्या। कहने का मतलब हुआ m के जगह अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 कितना होगा? 3। अगर m के जगह हम 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 1 कितना आएगा? 1। तो 1 भी क्या है? विषम संख्या है। उसी तरह p के जगह आपको पूर्ण संख्या रखना है। क्या रखना? पूर्ण संख्या। तो आपको पूर्ण संख्या हम बता चुके हैं ना कि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3। तो आप m, p, q के जगह जो भी रखिए पूर्ण संख्या रखेंगे और जो हम आपको संख्या मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। तो ध्यान देंगे कि व्यापक रूप अगर कोई पूछे कि जनरल फॉर्म बताइए विषम संख्या का, मतलब ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो 2m+1, 2p+1, 2q, कुछ भी आप इसमें से बोलेंगे जहाँ पे m, p, q पूर्ण संख्या हो। ध्यान रखिए पूर्णांक नहीं बोलेंगे, पूर्ण संख्या। m, p, q क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आपको हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बता दिए। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ध्यान देंगे विद्यार्थी। देखिए, एक होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या होती है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? ध्यान दें, कंपोजिट का मतलब ही है जुड़ा हुआ, है ना, वो जुड़ा रहेगा। कैसे? ध्यान देंगे, भाज्य संख्या वह संख्या होती है, आप इसकी परिभाषा बचपन से ही पढ़ते आए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि भाज्य संख्याएं वह प्राकृत संख्या होती है ना। भाज्य संख्याएं जो है वह प्राकृत संख्याएं होती है। भाज्य संख्या वह प्राकृत संख्याएं होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा एक n संख्या, एक n प्राकृत संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है। वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए, ये परिभाषा आपको सिर्फ समझना है, परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आएंगे कि लिखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न परीक्षा में आपको आ जाएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, या भाज्य संख्या कौन है, पहचानने को दे देगा। तो भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य प्राकृत संख्या से भी भाग लगना चाहिए। जैसे अगर 2 लिखें, 1 लिखें, तो एक तो विद्यार्थी एक को छोड़ा दिया है ना, वो प्राकृत भाज्य संख्या हमेशा क्या होती है ना। ध्यान देंगे कि आपको परिभाषा में कुछ कमी देखने को मिल जाएगी। अगर इसको समझेंगे सही से, तो वह प्राकृत संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा, है ना,
तो देखिए एक तो है और स्वयं के अलावा एक अन्य प्राकृत संख्या। अब अन्य प्राकृत संख्या अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्या भाग लगेगा? एक में 3 से भाग लगेगा? नहीं। 4 से लगेगा? नहीं। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य प्राकृत संख्या से भी भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा नहीं। 2 में देखो 1 से तो भाग लगेगा, स्वयं से भाग लगेगा, मतलब 2 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन और n संख्या से होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 4 में देखो विद्यार्थी 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5 देखा जाए तो नहीं होगा। 6 में देखो विद्यार्थी क्या है, 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। 7 होगा नहीं। 8 में देखो विद्यार्थी 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि भाज्य संख्या हमेशा क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होगी, ठीक है। और उसमें कम से कम 3 से कटना चाहिए। 3 मतलब 1 से, स्वयं से और एक अन्य प्राकृत संख्या से, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग भाज्य संख्या जब पढ़ लिए तो इसमें एक बात याद रखेंगे कि भाज्य संख्या को, है ना, भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में, है ना, गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। याद रखेंगे कि किसको दर्शाएंगे? भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में। जैसे मान लीजिए 4 है विद्यार्थी, तो इसको हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं। उसी तरह 6 है तो 1 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए 8 है तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं ये कि जो है भाज्य संख्या को हम लोग गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं। और एक बात और याद रखना है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जानेंगे तो ये आप जानेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होती है? ध्यान देंगे वह संख्या, ठीक है ना, वह संख्याएं या ध्यान रखेंगे संख्याएं कहो तो प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या, ठीक है ना। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी n प्राकृत संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे अभाज्य संख्याएं भी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। सम संख्या भी प्राकृत संख्या होती है और विषम संख्याएं भी प्राकृत संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं और इसमें एक और स्वयं के अलावा, अब विद्यार्थी एक को लेंगे एग्जाम्पल में तो एक और एक से तो करता है और किसी अन्य प्राकृत संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो आप लोग के मन में एक प्रश्न आएगा कि सर एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो विद्यार्थी
हमारे मैथमेटिशियन में एक को अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया है। एक को अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो है इसमें एक और स्वयं के अलावा, तो एक और स्वयं, तो ये तो स्वयं है ही, ठीक है ना। जब हम इसका परिभाषा ही एक से कंपेयर करके देते हैं, है ना, इसका हम कितने से कंपेयर करते हैं? एक से, ठीक है। और ये स्वयं, तो ये परिभाषा से इसका डायरेक्ट है, जो लगाव है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इस कारण से भी हम इसको क्या है, अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? समझे बात। क्योंकि देखो एक और स्वयं, तो एक तो एक खुद है ही, ठीक है। अब स्वयं किससे इसको कंपेयर करें? ठीक, तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है, याद रखेंगे, ठीक है। दो की बात करें तो दो में हम कंपेयर कर सकते हैं, एक से भी भाग लग रहा है और स्वयं, स्वयं मतलब दो से भी भाग लग रहा है। इसके अलावा किसी से और भाग लगेगा दो में? नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। रट करके देखो पढ़ोगे विद्यार्थी तो कंफ्यूज कर जाओगे, रटना नहीं है। अब समझिए, और समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई दें। और जब आप कमेंट सेक्शन में इसको आप डालेंगे तो हम इसको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो कहने का अर्थ हुआ आप चीज़ें को रट जाते हैं। जब रट जाते हैं तो वो चीज़ें आप कंफ्यूज करने लगते हैं, कुछ समय के बाद फिर वो चीज़ें भूलने लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि चीज़ें को समझें, और ना समझ में आए तो उसे पूछें, और पूछने के बाद वो चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर होगी, ठीक है। तो दो जो है अभाज्य संख्या क्यों हुआ ये पता चल गया ना। अब बात है तीन की, तो तीन भी देखिए विद्यार्थी, एक से भाग लगेगा इसमें और तीन से लगेगा, उसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? अभाज्य संख्या, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 4 लेते हैं तो 4 में एक से भाग लग जा रहा है, दो से भी लग जा रहा है, और कितने? 3 से तो नहीं लगेगा, लेकिन 4 से लग रहा है। तो देखो कहता है एक से लगना चाहिए, स्वयं से लगना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं लगना चाहिए, तो लेकिन 4 से लग रहा है। तो ये अभाज्य संख्या होगा? बोलो, ये अभाज्य संख्या होगी? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा दो से भी भाग लग जा रहा है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभाज्य संख्या में याद रखेंगे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। ये आप याद रखेंगे। एक पॉइंट याद रखेंगे, वो पॉइंट क्या है कि सभी भाज्य संख्या, है ना, सभी भाज्य संख्या, जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, सभी भाज्य संख्याएं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे में जो भी आप भाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे आप 4 लेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2। फिर आप 6 लेंगे तो 2 गुने 3 लिखेंगे। फिर अगर आप इसको कितना लेंगे, अगर आप 8 लेते हैं तो 2 गुने 2, इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 9 अगर लेते हैं तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अगर हम 12 लेते हैं तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और हमारा ये 2, 2, 3 सब क्या अभाज्य संख्या है। तो जितने भी भाज्य संख्या होंगे उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे वो 1000 अगर क्यों ना हो। अगर 1000 है तो इसको भी हम 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, और 100 गुने 5 कर दीजिए, है ना, और गुने फिर 2 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएंगे। तो ये भी
देख सकते हैं 25 चौका 100 25 500 दूना 1000। तो ये भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। तो आप इस चैप्टर में ये चीज़ देखेंगे, ये चीज़ समझेंगे भी कि सभी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, और इसका उपयोग भी देखेंगे कि अगर किसी भाज्य संख्या को 2 और 5 के रूप में लिख दें, अगर कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है ना, और उसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 शामिल हो जाता है तो उसका जो इकाई अंक होता है विद्यार्थी, अगर 2 5 भाज्य संख्या में 2 5 अगर शामिल हो जाए तो ये भी देखेंगे कि वह संख्या का इकाई अंक क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 अगर किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड में अगर शामिल है तो वह संख्या का इकाई अंक शून्य होगा, ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। जिसका हम अगर ये शामिल हो जाए तो उसका इकाई अंक कितना होगा विद्यार्थी, इकाई अंक कितने होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य। जैसे मान लीजिए 50 है, ठीक है, तो 50 है तो इसमें देखिए इकाई अंक शून्य है तो 2 5 आ गया ना। मान लीजिए 1000 है या 100 है तो इकाई अंक देखिए शून्य है, तो इसमें भी 2 5 आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जितने भी संख्या में अगर उसके गुणनखंड करने पे 2 और 5 मिल जाता है तो हमें क्या होती है, वो भाज्य संख्या का इकाई अंक क्या होती है, शून्य होती है। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भी पढ़ लिए। अब हम आपको नेक्स्ट लेकर चलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या में क्या बोलते हैं विद्यार्थी कि वह 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या, वह 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, तब वह क्या कहलाते हैं, तब वह सह अभाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, तब वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ध्यान देंगे कि सह अभाज्य संख्या में क्या होती है कि अगर उसका 2 या 2 से अधिक संख्या अगर महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे 2 और 3 है, इसका आप महत्तम निकालेंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जो कॉमन, अगर 2 संख्या में अगर कोई कॉमन होती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो ध्यान देंगे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, या 10 11 हो गया, या 25 और 16 लिख दीजिए। तो ये सारे जो है इसका जब आप महत्तम निकालेंगे विद्यार्थी तो क्या होंगे, कितना आएंगे, 1 आएंगे। उसी तरह से अगर हम 2 3 5 लिख देंगे तब भी हमारा इसका जो महत्तम आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी कोई भी संख्या का 2 या 2 से अधिक अगर संख्या है और उसका महत्तम 1 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सह अभाज्य। तो आपकी परीक्षा में आएंगे प्रश्न कि सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1। या सह अभाज्य संख्याएं में महत्तम संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो सह अभाज्य संख्या आप लोग सीख गए, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं एक वर्ग संख्या। क्या बताते हैं, वर्ग संख्या, ठीक है, वर्ग संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। ये आप पढ़े होंगे, क्लास 9 की ही बात हम आपको अभी तक बता रहे हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो वर्ग संख्या क्या होती है, किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुना कर दें, ठीक है ना,
किसी संख्या को उसी संख्या से अगर गुना कर देते हैं तो वह क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है, वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएंगे, 9। ठीक है, तो ये सारी जो संख्या है वो क्या है, वर्ग संख्या है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 है ना। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। तो हमारी कितनी क्या हो गई, वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या हम आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे इसका यूज है। ठीक है, तो वर्ग संख्या हो गया। आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं घन संख्या के बारे में। ठीक है, घन संख्या। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब नंबर। क्या बोलते हैं, क्यूब नंबर। क्यूब नंबर है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर, है ना। कितने बार, 3 बार। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, या किसी संख्या को, है ना, उसी संख्या से कितने बार, 3 बार। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 है, इसी संख्या से इसको 3 बार गुना कर देते हैं, कितने बार, 3 बार। तो हमें जो संख्या मिलेगी वो घन संख्या मिलेगी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 1 है तो 1 को 3 बार गुना कर दीजिए तो 2 है तो 2 का घन संख्या हमको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अगर 4 है तो 4 का अगर घन करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 64। तो हमें क्यूब नंबर एक घन संख्या है, उसको उसी संख्या को हम 3 बार गुना करने पर प्राप्त करते हैं। इसका जनरल रूप आप रखेंगे याद, क्या रखेंगे, व्यापक रूप जो है a के पावर क्या होती है, 3, और इसका जो है वर्ग संख्या का व्यापक रूप आप याद रखेंगे, a के पावर क्या होगा, 2। ठीक है, और जहाँ पे a बराबर क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिख दें, नेचुरल नंबर। a बराबर क्या लिख दें, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या a के मान आप रखिए, n बराबर जो भी रखिए, 1, 2, 3 जो भी रखिए, आपको संख्याएं मिलते जाएंगे। a के पावर 3 का मतलब हो गया a गुने a 3 बार करना है। तो वर्ग संख्या में किसी भी संख्या को हम लोग 2 बार गुना कर देते हैं उसी संख्या से, तो हमें वर्ग संख्या मिलती है। एक होता है विद्यार्थी लघुत्तम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं LCM। ठीक है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम संख्या। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको जो वास्तविक संख्या पढ़ना है उसमें ये सारी चीज़ों का यूज होने वाली है। ठीक है ना, तो लघुत्तम संख्या क्या होती है, ठीक है ना, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम संख्या। लघुत्तम संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है, तो लघुत्तम संख्याएं ध्यान देंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम संख्या वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से, जैसे मान लीजिए 1 और 2 है, इसका लघुत्तम संख्या क्या होगा, 2, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अगर 1, 2, 3 है तो इसका लघुत्तम संख्या कितना होगा, 6, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 3 से भी, है ना। अगर एग्जाम्पल और लेंगे 1, 2, 3, 4, है ना, तो इसका लघुत्तम संख्या कितना होगा, 12, क्यों, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अब ध्यान देंगे विद्यार्थी, आप बोलेंगे सर 12 क्यों, 24 भी होगा, है ना, तो 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह नाम है लघुत्तम संख्या, मतलब छोटी संख्या लेना, क्या लेना, छोटी संख्या लेना। ठीक है,
तो लघुत्तम संख्या जो होती है ना, हमेशा क्या होती है, लिस्ट कॉमन है ना, लिस्ट कॉमन, छोटी से छोटी संख्या लेना है जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन कहने का मतलब हो गया क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, ये सब क्लास में आप इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम संख्या कुछ आपको जब देंगे, अगर होमवर्क के रूप में अगर आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे दे देंगे कि 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 7 है ना, इसका आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। तो इसमें भी वही काम है, जो सबसे छोटा कॉमन हो, है ना, सबसे छोटा कॉमन हो। सबसे छोटा कॉमन कौन है, 10 के पावर 5, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा कितना होगा, 10 के पावर 5। उसी तरह से a के पावर 2 है, a के पावर 6 है, a के पावर 3 है। ठीक है, a के पावर हमें कितना है, 5 है। इसका अगर हमें एलसीएम निकालना कहे तो क्या है, जो सब में कॉमन हो जाए, तो a के पावर 2 सब में कॉमन है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, a के पावर 2 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं महत्तम संख्या के बारे में। क्या पढ़ते हैं, महत्तम संख्या के बारे में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। क्या बोलते हैं, HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन है, वहाँ पे लिस्ट कॉमन था, दोनों में ही अंतर है। तो इसका भी परिभाषा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, मतलब कौन संख्या, प्रकृत संख्या। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम संख्या। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, महत्तम संख्या वह संख्या है, वह संख्या होती है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे भी वह संख्या मतलब महत्तम संख्या, अधिकतम होना चाहिए ना, वह अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम संख्या वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। पूर्ण रूप से क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित करती है। सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। वह क्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम संख्या, वह अधिकतम यहाँ जोड़ लेंगे, वह अधिकतम संख्या होती है। अगर चाहेंगे तो ऐसे यहाँ पे समझ रहे हैं, महत्तम संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन, है ना, पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो वह क्या कहलाती है, महत्तम संख्या। जैसे अगर 1 और 2 है, ठीक है, इसका महत्तम निकालना है तो कितना आना चाहिए, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है 1 को भी काटेगा और 2 को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से 2, 3 है, इसका भी महत्तम संख्या क्या होगा, 1 होगा। 2, 3, 4 है, इसका भी महत्तम संख्या क्या होगा, 1 होगा। अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसका भी महत्तम संख्या क्या होगा, 1, क्योंकि सभी को विभाजित करना चाहिए। अब देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका महत्तम संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जो सभी में कॉमन होना चाहिए, तो 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अब मान लो 4 है, 16, इसका महत्तम संख्या आप बोलेंगे क्या, क्या होगा, 2, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान देना है, हम महत्तम संख्या लिखाना, क्या निकालना, महत्तम। तो 2 के अलावा हम 4 लेते हैं, 4, तो 4 इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। ठीक है, तो हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये गुना नहीं समझ जाएंगे, ये जो 2 लिखे हैं ना, इसका मतलब हुआ कि 4 और 16 का महत्तम संख्या अगर 2 हम लिखते हैं तो ये भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन लेना। क्या लेना, हाईएस्ट कॉमन लेना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम संख्या जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। जैसे मान लीजिए 12 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है, अगर 2 लेते हैं तब तो ठीक है, 3 लेंगे तो सारे नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे महत्तम संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो महत्तम संख्याएं अगर आपको पूछे तो याद रखना है कि जो सभी को काट दे, है ना। मान लीजिए कि एक गिलास में 15 लीटर दूध है और फिर अगले गिलास में 20 लीटर दूध है और फिर अगले गिलास में 30 लीटर दूध है। अब आपको प्रश्न पूछ देगा कि एक गिलास ऐसा बनाइए जो सभी को पूरा पूरा माप दे, है ना। इस दूध को भी पूरा पूरा माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएंगे सवाल कि ये 5 लीटर का अगर हम गिलास लेते हैं, 5 लीटर का कोई गिलास है, अब ऐसे कहेंगे कि सर 5 लीटर का गिलास होता है क्या, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 लीटर का अगर लेकर देखते हैं तो इसको भी पूरी पूरी माप देगा 3 बार में, इसको भी पूरी पूरी माप देगा 4 बार में, इसको भी माप देगा पूरी पूरी कितने बार में, 6 बार में। तो हमारा जो है महत्तम संख्याएँ क्या हो गई, इसका 5 लीटर हो गई। तो कहने का अर्थ हुआ कि महत्तम संख्या वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं के पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब एक है जो महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या में एक संबंध होता है, जो आप बचपन में भी पढ़े होंगे, मतलब पिछली क्लास में पढ़े होंगे। ये संबंध क्या होती है, संबंध मतलब रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन। यहाँ कौन शादी विवाह का नहीं रिलेशन है, यहाँ पे आपको कौन सा रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में ये होता है कि अगर दो संख्या दी हुई है, ठीक है ना, दो संख्याएं दी हुई है तो दो संख्याओं के लिए है, कितने संख्या के लिए, दो संख्याओं के लिए होती है संबंध। कितने संख्या के लिए, दो संख्या के लिए। कि पहली संख्या को, है ना, पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर गुणा करेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो जो हमारा लघुत्तम संख्या आएगा और महत्तम संख्या आएगा, इसके गुणनफल के क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम संख्या गुणे महत्तम संख्या। जैसे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल भी आपको हम दे देते हैं, हो सकता है क्लास ओवर हो गया हो, कोई बात नहीं है, कल से हम चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो, इसीलिए हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं। तो सीखने में कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, अगर सीखने में बोरिंग फील करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, ठीक है ना विद्यार्थी। तो देखिए अगर मान लीजिए 15 है, 20 है, ठीक है, और इसका आप एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ध्यान देंगे कि 15 20 दोनों से कटने वाला जो संख्या होगी वो क्या होगी, 60 होगी, 30 तो कटेगी नहीं। और 15 और 20 का अगर एलसीएम के बाद एचसीएफ अगर निकालते हैं तो क्या होगा, दोनों को काटने वाला होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 5, ठीक है। तो 5 ही तो दोनों को काट सकता है ना, तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन हो, जो दोनों को काट दे, जो दी गई संख्या को काट दे, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। और जो दी गई संख्या से कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। जो दी गई संख्या से कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। और काट दे, दी गई संख्या को क्या करे, काट दे, है ना, काट दे। इसको आप समझें कि दी गई संख्या को अगर काट दे तो एचसीएफ। और हाईएस्ट है ना, इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल होता है, मल्टीपल मतलब गुणज, इसका ही गुणज होगा, इसका ही गुणज होगा। और ये फैक्टर होता है मतलब गुणनखंड होता है, इसका ये गुणनखंड है, इसका क्या है, गुणनखंड, ठीक है। ध्यान, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम संख्या और गुने लघुत्तम संख्या। तो देखिए विद्यार्थी, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20 है, लघुत्तम संख्या आया कितना, महत्तम संख्या 5, लघुत्तम संख्या 60, इसको भी गुना करेंगे 300, इसको भी गुना करेंगे तो 300, ठीक है। ये आपके है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जो आप जानते भी होंगे कि जो होती है कि अगर किसी संख्या, है ना, किसी संख्या a को b से भाग देने पर
भाग देने पर हमें अन्य संख्याएं Q और R प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? R प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जहाँ A, B, Q, R क्या है? पूर्णांक हो। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, R प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त होता है कि R का जो मान होगा लेस देन किससे रहेगा विद्यार्थी? B से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, और 0 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा या बराबर रहेगा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, A को B से हम भाग देंगे तो हमें जो शेषफल आएगा वो R आएगा, और जो हमें भागफल आएगा वो Q आएगा। क्या आएगा? Q। तो ये जो Q है ये हमारा भागफल होता है, और ये हमारा शेषफल होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है ना? क्या होता है? भाजक। तो आप पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी इसको यूज करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड प्रमेयिका जो है ये दोनों में इसका यूज होगा, इसीलिए हम आपको यहाँ पे याद दिला देते हैं ताकि वहाँ पे चीज़ें समझने में आसान हो, है ना? इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, और क्वोशिएंट है ना, भागफल है। तो यहीं तक आज आप लोग का क्लास रहेगा। नेक्स्ट हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो आप बने रहें। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इससे बचपन में पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन है तो कुछ बच्चे इसे इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड या डिवाइडेंड, जो भी बोलिए। इसको हम डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर। और इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, REMIND रिमाइंडर। तो अगर आपको हिंदी में लिखता होगा, लेकिन हिंदी में भी समझने में आसान है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो ये आपको हम बोल देते हैं, डिवाइडेंड है, ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं ताकि हम आज आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो विद्यार्थी समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।